हेलो गाइज, वेलकम टू जेई और आईआईटी एस्पिरेंट्स। मैं रविंद्र झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आप लोगों की बेटर फ्यूचर के लिए पहले मैं विश करता हूं और गॉड ब्लेस कि आप लोग सक्सेस हो। देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसको क्रैक करने का तरीका एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चे 2-2, 4-4 साल लगे होते हैं, फिर भी वो मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ बच्चे टेक्निकली पढ़ते हैं और वो निकाल के चले जाते हैं। रीजन क्या है दोनों के बीच में? रीजन होता है आपको कहां फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर पे फोकस करें, उस चैप्टर के अंदर में क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन होते हैं, उस टॉपिक्स को हम कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा वहां से जीरो नहीं हो, नेगेटिव ना हो, ऑलवेज मेरा वो पॉजिटिव निकले। तो ये सारी चीजें हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। और जिस बच्चे में यही क्वालिटी आ जाती है वो अल्टीमेटली सक्सेस हो जाता है। चाहे टाइम कम भी आप तैयारी किए हो, प्रिपरेशंस किए हो, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने कितने ही टेक्निकली साउंड होकर उसको प्रिपेयर्ड किया, इस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ये 27-28 सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो मेरे स्टूडेंट सब निकले हैं, क्रॉस किए हैं, उनका मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारे हाई इंटेलिजेंट सब थे, कुछ थे, बहुत तो नॉर्मल बच्चे थे, नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, लेकिन आज वो मेडिकल क्रैक करके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पोस्टेड है बहुत जगह पे। तो मैं उनका शेयर करता हूं कैसे उन्होंने किया, कैसे अपने आप को वो डरा हुआ महसूस करते थे। यार हमसे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लोग बैठते हैं, वो निकल जाएंगे, मैं नहीं निकलूंगा, हम नॉर्मल हैं, हम एवरेज बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे उनके सामने में। ये सारी चीजें उनके मन में होती थी। मैं उनसे क्वेश्चन लेता था कि बताओ आपके मन में क्या चल रहा है। तो बच्चे लोग कहते थे कि सर ऐसा है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते, क्रैक कर जाते हैं। हम कहे ऐसा भी नहीं है, आप भी कल को डॉक्टर बन सकते हो, आप भी इंजीनियर बन सकते हो। आप कितने बेटर ढंग से उस चैप्टर का, उस पार्ट्स का प्रिपरेशन करते हो जहां से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ चैप्टर का लिखूंगा ना, उस चैप्टर के ऊपर मैं फोकस कर दो तो अल्टीमेटली 90% क्वेश्चन आपका उसी पार्ट से आता है। 90% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन जो कुछ 7 साल हो गया, 8 साल हो गया है आ रहे हो, उससे 5 सालों पे, 6 सालों पे चल के एक क्वेश्चन उठा दिया। अब बच्चे को पता नहीं होता, वो सारा चैप्टर करने के चक्कर में चला जाता है। तो उसका जो वैल्यूएबल टाइम है, जो लगना चाहिए था मेन टॉपिक्स पे, बल्क में जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से 2, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस आते हैं, उन पे उनका ध्यान हट जाता है, यानी उनका टाइम कम हो जाता है जहां टाइम हमको ज्यादा देना चाहिए था। अब वो चले जाते हैं उन पार्ट्स पे जहां पर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, आएंगे नहीं भी आएंगे। इसीलिए गाइज आप लोगों को ध्यान लेके चलना है एंट्रेंस के अंदर में कि हम उन पार्ट पे अपने टाइम को ज्यादा दें जिन पार्ट पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। यही एक सक्सेस का सबसे बड़ा होता है, उसको बार बार रिकॉल करते रहें। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, जो वीक पार्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो स्ट्रॉन्ग है, दैट मींस हमारा वहां कंफ्यूजन की कभी कोई चांस ही नहीं है, तो टाइम सेव करेगा मेरा। फर्स्ट राउंड में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हो, फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को आप देखो जो बिल्कुल कम सोचे हुए आपको पढ़ा हुआ लग रहा है, क्लिक हो जाता है, उनको फटाफट आप निकाल लो फर्स्ट राउंड के अंदर में। सेकेंड राउंड में जो थोड़ा सा लगे कि टाइम टेकिंग है लेकिन निकल जाएगा मुझसे आंसर, आप उसको लेके आगे बढ़ो।
ऐसे क्वेश्चंस कर लो। अब आप देखो काउंट करके कि यदि आप 500 प्लस में आ गए हो नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए, जेईई मेन वालों के लिए आप यदि 150 के प्लस में आ गए हैं, अब आप श्योर रहो कि हम यदि 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अब हम सिलेक्शन लेवल पे आ जाएंगे। तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को टच करो जो आपसे थोड़ा सा टाइम लेकर के लेकिन सॉल्व हो जाएगा। पहले वेस्ट मत करो टाइम को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, देखते होंगे ऐसे मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों पर धौस जमाने के लिए, टीचरों पर, अपने कंपेनियंस पे, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसका कोई रेलिवेंट नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, वो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट के ऐसे बच्चे सब होते हैं, हम लोग तो उसको फेस करते हैं। वो उस क्वेश्चंस का कोई ना, उसमें वो बेचारा अपना टाइम को वेस्ट करते चला जा रहा है। अरे भैया, वहां तुम रिसर्च नहीं करने जा रहे हो, वहां आपको एग्जाम क्रैक करनी है। आपसे कोई इंफीरियर बच्चा है जो आपका क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस की एवरेज होती है उसको सॉल्व कर लिया, वो बच्चा निकल जाता है, आप देखते रह जाते हो उस बच्चे को। एक स्टूडेंट्स की है, वो स्टूडेंट्स जब पेपर में बैठा था, एक ही क्वेश्चंस को, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसको 4 तरीके से 5 तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, लेकिन वो एग्जाम में फेल हुआ। लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स था जो एवरेज था, उसने नॉर्मल एक तरीके से बनाया, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा हो गया, वो स्टूडेंट्स निकाल के चला गया। तो ये काम मत करना एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी, भूल के भी नहीं। या पढ़ाई करते वक्त में आप क्वेश्चन का ट्रेंड देखो कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस ओर चल रहा है, ट्रेंड को पहचानो। ट्रेंड पहचान करके आप क्वेश्चन उसी तरह का अटेम्प्ट करना शुरू करो, घर पे प्रैक्टिस करना शुरू करो। आतू फातू क्वेश्चन पर ना जाओ, ट्रेंड पे चलो, देखिए सक्सेस आपका आएगा। क्योंकि एंट्रेंस में वही गोल्ड होता है। 99% मार्क्स ले आए लेकिन एंट्रेंस क्रैक नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लेना चाहते हैं, दिल्ली का स्टूडेंट था, बोर्ड का वो ऑल इंडिया 9th टॉपर था, लेकिन उससे जेईई मेन का क्रैक नहीं हो पाया। जेईई मेन उस समय में, ये मैं आपको 2010 और 11 की बात करता हूं, उस समय में AIEEE हुआ करता था, 25 मार्क्स में उसकी कट आती थी, और सरप्राइजली वह स्टूडेंट्स क्रैक भी नहीं कर पाया। लास्टली उसे किसी और फैकल्टी में जाना पड़ा, साइंस चेंज करके किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, वहां जाकर के वो। तो ये चीज होता है, जरूरी नहीं है बहुत इंटेलिजेंट है तो वो कर जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू है, आपकी प्रैक्टिस ट्रेंड पे है। कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को पहचानते हैं, उस नब्ज को आपने पहचान लिया, सर्टेनली आप सक्सेस होके आएंगे। और मेरा ब्लेस भी आप लोगों के साथ है कि जरूर आप सक्सेस होंगे। अभी टाइम है, आप मेहनत कीजिए। अब गाइस हम चलते हैं, कुछ चैप्टर्स का नाम आपको डिनोट कर देते हैं, चाहे वो एंट्रेंस मेडिकल हो, चाहे वो जेईई मेन हो। उस पार्ट से क्वेश्चंस कभी अनटच नहीं होता, आना ही आना है क्वेश्चंस। वो पार्ट है, जैसे बल्क में भी क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से लिखते हैं। जैसे आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, यहां से बल्क में क्वेश्चन होता है, दो तीन क्वेश्चन उठाते हैं मिनिमम भी। बहुत बार तो ऐसा देखा गया कि मेडिकल में 5 6 चला गया, जेईई मेन के अंदर में 2 3 चला गया, 3 चला गया है। तो बल्क में ये सब क्वेश्चन उठने वाले पार्ट है। अभी हम चलेंगे कि इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर में भी क्या पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हम कैच कर सके। अब मान लो हम सारे पढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। हमें यह देखना है कि इसमें भी कहां पे हमको ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकता है। केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से भी बहुत क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। सब बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम मोल कंसेप्ट का चैप्टर भी कह सकते हैं, मोल कंसेप्ट, जिसको हम सब बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं। चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट।
यहां से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जनरली, कहां से न्यूमेरिकल, या तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी के ऊपर में, या उसके इक्वेशंस के ऊपर में, या फिर लिमिटिंग एजेंट्स के ऊपर में, या फिर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर में। इसी 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट में एक न्यूमेरिकल्स डालते रहते हैं। ये सर्टेन होता है, होता ही होता है। देन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यहां से भी 2 क्वेश्चन एटलीस्ट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। 2 क्वेश्चंस आपको जरूर यहां से आएंगे। देन होता है क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपको रिडॉक्स 4 साल 5 साल पे चल के आएगा, 6 साल पे एक क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आएगा। हाइड्रोजन्स अनइम्पोर्टेंट चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर एक क्वेश्चन से आएगा 2 साल 3 साल 4 साल पे। न्यूमेरिकल से आएगा जनरली सेकंड पार्ट से उसका। एस ब्लॉक 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन जनरली। पी ब्लॉक आप देखेंगे क्वेश्चंस, यदि आपको पीरियोडिसिटी चैप्टर आता है, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिक एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, ये सब जो कुछ पार्ट है, यदि उसका डिटेल्स में आपको आता हो, उसके कैरेक्टर्स आता हो आपको, क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बी ब्लॉक का आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पी ब्लॉक दोनों 12th एंड 11th वाला पार्ट, पी ब्लॉक का मतलब कंप्लीट। फिर है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, ये डी एंड एफ ब्लॉक से दोनों, जो ये 12th का पार्ट आ गया, हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं यहां, तो 2 क्वेश्चन यहां पर भी आपको आने जा रहा है। कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहां से भी 2 क्वेश्चन, 3 तो फिक्स रहता था मेडिकल्स के अंदर में, 2 इंजीनियरिंग वालों के लिए। एक ही क्वेश्चन आया था। हर बार आप क्वेश्चन देखें मेडिकल का, तो आपको कम से कम 2-3 तो मिलता ही मिलता है। 3 भी मिल गया मीन्स 12 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 12 मार्क्स। क्योंकि जब आप देखेंगे ऊपर में डेंस कम होता है, नीचे डेंस ज्यादा होता है, नीचे बच्चे ज्यादा होते हैं, सिलेक्शन आपको वहां नहीं मिलने वाला है। आप डेंस से ऊपर उठो, एक क्वेश्चन सॉल्व किया मीन्स 4 मार्क्स, सीधे आप 10,000 बच्चों से ऊपर निकल गए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, फिर आप 10,000 बच्चों से ऊपर चले गए। इस तरह से आप एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे, आपकी डेंस कम होता जाता है, आप सिलेक्शन पे चले जाते हो, आपका गारंटी सिलेक्शन हो जाता है। 2 क्वेश्चन यदि एवरेज बच्चों से आप निकाल लिया, मान लो 50% पे सारे बच्चे खड़े हैं, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप सीधे जंप करके 75 से 80% की क्वेश्चंस के बीच में आ गए, उस बच्चों के बीच में आपकी कंपटीशन आ गई। अब 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और मारो, आप निकाल दो उसे, देखो जंप के सीधे जंप कर दिया आप सिलेक्शन लेवल पे। तो ये टेक्निक है। कुछ अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद रखना होता है, जैसे हम बताएंगे कैटलिस्ट का क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा कीजिए, कैटलिस्ट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर रहता है वहां से। स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन एक रहता है, इक्वेशंस का एक क्वेश्चन डी ब्लॉक वाले में से एक रहता है, प्रोसेस का नाम एक क्वेश्चन रहता है। तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको जनरल बच्चे तैयार नहीं करते हैं, यानी जो ढंग का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो इन क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान नहीं जाता उनका, वो जनरल पढ़ते जाते हैं। लेकिन आपने टेक्निकली तैयार, ये सब टेक्निकली चीज है, लेकिन आपने टेक्निकली तैयार किया है, तो उनसे 5 क्वेश्चन आपने निकाल लिया आगे, हो गया सिलेक्शन। यही चीज होता है एंट्रेंस तैयार करने की फॉर्मेट क्या है,
कैसे हम एंट्रेंस निकाल सकते हैं। पढ़ते तो सारे हैं, हर के पास सब बुक होता है, अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते रात दिन चले जाते हैं वो, लेकिन जब रिजल्ट का समय आता है मायूसी हाथ लगती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टेक्निकली साउंड होके जाते हैं वहां पर, भाई किस टाइप को क्वेश्चन आते हैं, किस तरह निकलते हैं, हमको रिजल्ट लेना है, सिलेक्शन लेना है। इस बार नीट में 15 लाख बच्चे हैं, जे मेन में 9 लाख बच्चे हैं, सीटें क्या है, कुछ नहीं, 15 लाख के 1 लाख भी सीट नहीं है मेडिकल के अंदर में। तब आप सोचिए कि कितनी टफ कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन जिसको कहते हैं। तो ऐसे में अपने आप को बहुत निकालना होता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं, वो बोलते ही नहीं है, वो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो डर रहता है कि यार हमसे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ऑल इंडिया के अंदर में, पता नहीं के ले जाए। ये तो जस्ट लाइक एक सागर समुद्र की तरह है। इसीलिए ऐसे टेक्निकल जो 5-7 क्वेश्चन होते हैं, आप यदि अभी से तैयार कर रखें उसे, एक अलग से आप पेज बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए 4-5-10 पेज का, उन पे वो सब ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, कैटलिस्ट, सम इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, फॉर्मूला, नेम, कहाँ यूज होते हैं, प्रोसेस का नाम, किस में यूज होता है ये प्रोसेस, इक्वेशन, दिस, स्ट्रक्चर्स, कुछ अनइंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दिस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने से आपका बहुत ज्यादा इंफेसिस होगा। आइए कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये मेन है। अब तो हालांकि थोड़ा सा इक्विवेलेंट करते चला जा रहा है सबका। ऑर्गेनिक में जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाता है जनरली। कहां से, तो जो कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, फ्री रेडिकल्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइड्रेशन, आइसोमेरिज्म, इन पार्ट से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर डालता है। समटाइम्स न्यूमेरिकल्स को उठा के डाल देते हैं एक न्यूमेरिकल्स। तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से 1 to 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन। कहां से, जनरली एक क्वेश्चन हर बार आप देखोगे क्वेश्चंस को निकाल के, जेई मेन हो, मेडिकल हो, आप हर बार क्वेश्चन निकाल के देखोगे, चेक करोगे, तो आपको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेटजर्फ रूल, ओजोनोलिसिस, डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस का, इन 4-5 पार्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा हर साल। 1 से 2 क्वेश्चन, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स है नहीं है, उन पार्ट से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आपको सर्टेनली यहां से फिक्स है, मिलना ही मिलने वाला है। हेलो अल्केन्स एक क्वेश्चन, एंड हेलो एरिन्स एक क्वेश्चन, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, 1 से 2 क्वेश्चन। जनरली यहां सबसे क्वेश्चन कैसा होता है, या तो रिएक्शंस रहेगा बी, व्हाट आर द ड्रग्स, या व्हाट आर ए बी सी डी, ये कर देंगे आपको, व्हाट आर ए, व्हाट आर बी, व्हाट आर सी, व्हाट आर डी। या फिर इक्वेशन डाल देते हैं, कहते क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा मैकेनिज्म्स है। तो मैकेनिज्म 4-5 हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं, या इसके बीच में नेम रिएक्शंस आता है। वो नेम रिएक्शंस भी होता है, तो नेम रिएक्शंस ऑप्शन में होते हैं। तो नेम रिएक्शंस किससे किस कंपाउंड में ले जाता है, किस ग्रुप से किस ग्रुप में ले जाता है, ये यदि आप कमांड कर लें, बस आपका काम निकल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसी तरह से एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन। नाइट्रो कंपाउंड, जनरली यहां से कम क्वेश्चन होते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन मान के आप चलो। तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इन 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन। इस तरह से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जे मेन में, सॉरी मेडिकल्स में, और कम से कम आपको 8 क्वेश्चंस जे मेन के अंदर में। कम से कम आपको ये क्वेश्चंस यहां से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम के अंदर में, अब बाकी जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, थ्योरेटिकल पार्ट है, टाइम है तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चंस वहां से आ जाए। आइसोलेशन है, आइसोलेशन में क्या पढ़ना है आपको, प्रोसेस का नाम है बॉन्ड्स निकल्स प्रोसेस, या फिर आपको उसका ओर्स का नाम होता है, वो नाम आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जब हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें तो हमें कोई टफ नहीं है, रिलेटिव रेंज के अंदर में हम बढ़िया से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग पे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस श्योर होता है। ये ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इस पार्ट से क्वेश्चंस कभी एस्केप नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है फॉर्मल चार्ज। कोई कंपाउंड दे देंगे और कह देंगे इसका फॉर्मल चार्ज बताओ। 1-2 बार जो मेडिकल में क्वेश्चन आया था वह जैसे O3 ओजोन का दे दिया, स्ट्रक्चर बना के भी दे दिया था, लेकिन बच्चे लोग फिर भी मिस्टेक कर बैठे। तो फॉर्मल चार्ज के ऊपर में क्वेश्चन आएगा। दूसरा पार्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन, जहां से एस्केप तो किसी बार नहीं होता, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हर बार एंट्रेंस में जेई मेन मेडिकल इस पार्ट से क्वेश्चन एक होता ही होता है, कंफर्म होता है। तीसरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें से भी क्वेश्चंस हर साल मैक्सिमम चांस रहता है यहां से आने का, हर साल बॉन्ड ऑर्डर से। रेस्ट जो 2-3 पार्ट है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड पैरामीटर्स, फजान्स रूल, ये जो कुछ पार्ट है, रेस्ट पार्ट, यहां से क्वेश्चंस की चांसेस रहता है। तो सबसे इसी पार्ट के ऊपर में हम फोकस कर लें तो गारंटी है कि हमें एक अच्छे मार्क्स से हम अच्छे क्वेश्चंस को यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हम लोग। अब फॉर्मल चार्ज जाने से पहले, बिफोर, हमें देखना होता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द एटम्स टू बाइंड टुगेदर forming of molecules. Such force existing between them is known as chemical bond. इस केमिकल बॉन्ड को हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। केमिकल बॉन्ड्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स। लाइक आप लोग पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर भी ब्रश कर देता हूं इसे, फिर हम क्वेश्चंस के लेते हैं कुछ प्रैक्टिस। मेनली 3 टाइप्स। द वन, आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। यहां से आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड
मेटालिक बॉन्ड्स। क्वेश्चन उठता है बॉन्ड की फॉर्मेशन होता क्यों है? टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NP6, NH2 NP6, दिस इज नॉन एज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एवरी एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। NH2 मींस क्या 8 होगा, वह हमेशा टेंडेंसी होता है उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले, जिससे क्या होगा उनके स्टेबल हो जाएगी। तो हर का स्टेबिलिटी के लिए ही मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना या तो जब वह इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जाता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, those which have a tendency to lose one or more electrons, they are electropositive, and those which have a tendency to accept electrons, electronegatives, जिससे ऑक्टेट की फॉर्मेशन हो जाता है उसका, और लूज करने वाला और उनकी प्रीवियस सेल में ऑक्टेट होती है। तो इस तरह से आपस में लूज और गेन, जिससे उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, स्टेबिलिटी होती है, आर सेड टू बी दी ऑक्टेट रूल्स। सबको ऑक्टेट रूल की वायलेशंस फॉलो करना होता है, बट ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल की वायलेशंस करते हैं। या तो उनके पास सेंट्रल एटम के पास लेसर ऑक्टेट रूल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 8 से ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर वैलेंट केस कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ऑड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जैसे NO है, CO3, ये सब है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमेशा ऑक्टेट की एक्वायर करने के लिए, ऑक्टेट्स के रूल के लिए करते हैं, दे आर सेड टू बी दी बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स। तो ट्रांसफरिंग से होगा, इसीलिए उसको कहेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट्स। कोवैलेंट में क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास में है तो लूज नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है। ऐसे जगह पर एक म्यूचुअल शेयरिंग होता है, कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, भाई तुम्हारा भी काम चले मेरा भी काम निकले, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फालतू तो होता है। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो जब जरूरत नहीं है उनको, दूसरे को जरूरत है तो उनको शिफ्ट कर देते हैं, वो एरो साइन लगा देते हैं। तो दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब कोवैलेंट से और कोऑर्डिनेट से कैसे क्वेश्चन होते हैं, आयनिक से कैसे क्वेश्चन होते हैं? जनरली कभी कभी कंडीशन पूछ देता है कि 4 में से कौन कंडीशन नहीं है, नहीं 4 में से कौन कंडीशन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें उस पॉइंट को याद रखना होगा, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या कंडीशंस है? तो कंडीशन फर्स्ट है इनके लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के क्या मतलब हुआ कि इनके पास में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए जो कंपाउंड इनको देने वाला है। और जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स तक 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। तो दैट मींस कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। किनके बीच में होना चाहिए? जो कंटेन्स करेंगे 1, 2, 3, और जो कंटेन करेंगे कितना 6, 7, 5, 6, 7, ये होना चाहिए। तो ये लूज करेंगे, ये गेन करेंगे, ये कंडीशन भी मैच करना चाहिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कंसेप्ट है इसका कि जितना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मोर आयनिक विल बी द कंपाउंड। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, higher will be the more will be the ionic compound या bond, compound और bond। तो उतना ज्यादा हायर होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जैसे HF ग्रेटर देन HCl, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HI। तो HF इज मोर कोवेलेंट, मोर इलेक्ट्रोवैलेंट देन दिस। इस तरह से कंपाउंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण उसकी फॉर्मेशन होगी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी मेटल्स लो होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनके पास, इसीलिए यह लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जितना लो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, non-metal should high electron affinity, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वह आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। एंड हाई लैटिस एनर्जी भी होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी होना चाहिए इसके लिए। हायर द लैटिस एनर्जी greater the formation of ionic compounds, higher the lattice energy, more is the formation of ionic bonds। तो ये पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये कैरेक्टर्स क्या शो करता है आयनिक कंपाउंड्स का? क्रिस्टलाइन होते हैं ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दिस। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जनरली soluble in polar solvents, generally soluble in polar solvents, generally soluble in polar solvents, good conductor of electricity in molten state, good conductor of electricity in molten state but poor conductor in solid states, क्योंकि वहां पर आयन फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट्स, क्योंकि उस कंडीशंस में इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए यह पुअर कंडक्टर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड्स के
देन नेक्स्ट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स। वैलेंट कंपाउंड्स का बाय म्यूचुअल शेयरिंग फॉर्मेशन होता है, ये हम जानते हो ऑलरेडी। कोवैलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे या तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या हो सकता है? यूजुअली गैसेज या लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं। यूजुअली गैसेज और लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं ना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडर वाल्स, presence of weak van der Waals forces of attraction, due to weak van der Waals forces of attraction। ये सब क्वेश्चंस रहता है, ध्यान रखेंगे इस सब चीज को। ये सब छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम मिस कर बैठते हैं और गलत कर बैठते हैं। ये सब पॉइंट है जो हमको स्ट्रॉन्ग रखना है अभी से। एक्सेप्ट SiC, SiO2 एंड डायमंड जितने भी ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स जितने कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं सबका लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे। ये सारे के सारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड्स का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन की बात है यहाँ, तो 3-4 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हम ऐसे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, 4 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट अहमियत होती है, 3 क्वेश्चन की अहमियत होती है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रोसेस उसके अंदर में होता है। दे आर सेड टू बी द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट कि ये सारे चीज जो हम पढ़ते हैं तो सारे का एक मेन होता है ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशंस। हम स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे आता है इसका। तो ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको शो करते हैं। कौशल, ल्यूइस एंड कौशल्स ने इस कंसेप्ट को समझाया था। तो कहा था कि जो भी यदि हम एटम्स के लिए लिखते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डेप्थ में। एटम्स के लिखते हैं तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड्स के लिखते हैं तो वहां केस थोड़ी चेंज होती है। कंपाउंड की केस में लिखने के लिए हमें कैसे होना चाहिए, हमको सबको ऑक्टेट भी सेटिस्फाई करना होगा। जैसे हम उसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, FC कहते हैं फॉर्मल चार्ज को। FC फॉर्मूला होता है V - L - ½
इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेंगे इस फॉर्मूले को आप लोग। फॉर्मल चार्ज, किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकालना है हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक से क्वेश्चन होते रहते हैं। जो गिवन कंपाउंड्स हो, एनायनिक हो, कैटायनिक्स हो, न्यूट्रल हो, तो जो गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड्स की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। पहला स्टेप, काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। सेकेंड स्टेज, काउंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। जैसे हाइड्रोजन है डुप्लेट लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, रेस्ट जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, ऑक्टेट को लेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, बोरॉन को छोड़ के। तो ये डुप्लेट और ऑक्टेट को सेटिस्फाई करना है मुझे, हम उस कंपाउंड्स को लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारा प्रेजेंट कितना है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, और जो रिक्वायरमेंट हुआ जो ऑक्टेट के लिए या डुप्लेट के लिए, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। या गेट में भी है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो गेट के लिए पेपर देते हैं, वहां पर भी टॉपिक्स है और वहां पर भी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। तो आसान तरीका यही है कि आप काउंट कीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितना डुप्लेट या कितना ऑक्टेट चाहिए काउंट कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखे, स्केलेटन कैसे लिखे। स्ट्रक्चर और स्केलेटन लिखने के लिए हमें जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें एटम होता है, या एक ही कोई एटम से उसके अंदर में, या आपके डिस्क्रीट पर डिपेंड करता है, उनको हम सेंट्रल एटम बना देते हैं। चारों तरफ जो प्रेजेंट है एटम्स उनको हम सराउंड कर देते हैं। अब H या F प्रेजेंट है तो H और F को हमेशा टर्मिनल पार्ट पे रखेंगे, कभी भी उस H और F को हम मिडिल या सेंट्रल एटम के साथ अटैच नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मिडिल यानी टर्मिनल पोजीशन पे हम उसको रखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन निकला था उस सबों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन करके पहले शेयर करा लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। रेस्ट यदि बच जाता है तो उसको आप किसी के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यही फाइनली आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल HNO3, यह कोई हमको दे दिया, क्या कि आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, किसका, N का, O का, H का, या कोई एक दे देगा आपको। फॉर्मल चार्ज नॉर्मल चार्ज में डिफरेंस है, नॉर्मल चार्ज फिक्स होता है। जैसे ऑक्सीजन है, नॉर्मल चार्ज क्या क्या होगा, -2, लेकिन फॉर्मल चार्ज मे बी 2, 1, 0, -1 कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मल चार्ज इज नेवर इक्वल टू दी, यानी उसके इक्वल नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। आइए अब हम देखते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसका अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 into 3, 6 3 18 प्लस 5 24 हो गया टोटल। प्रेजेंट है अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके प्रेजेंट है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड फॉर डुप्लेट और ऑक्टेट। हाइड्रोजन को तो डुप्लेट चाहिए, NH2 होता है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम कर लेता है वो, तो डुप्लेट चाहिए। इसको 2 चाहिए हाइड्रोजन को, प्लस नाइट्रोजन को 8 चाहिए ऑक्टेट के लिए, ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, और कितने ऑक्सीजन है, 3, 2 8 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 24
+8 और +2 कितना हो जाएगा? 32, 34 हो जाएगा, 34। ठीक है, अब ये 34 माइनस करेंगे 24 से, तो हमारा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? 34 माइनस 24 इसका टू 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि उस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, शॉर्टेज है। तो यही शॉर्टेज, यही डिफरेंस हम शेयर करा देते हैं अमंग द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। तो हम शेयर करा लेते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा ना, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। नाइट्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें, ऑक्सीजन से इसका, और सिंगल भी है, तो हम लिख देते हैं N। ठीक है, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या इसके साथ लिंक करें? नहीं। अभी मैं आपको बताया कि जब वह हाइड्रोजन या फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट है तो हमेशा वो टर्मिनल पोजीशन पे जाएगा। आपकी मर्जी, आप यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, आपकी मर्जी है। H हो गया स्ट्रक्चर, स्केलेटन हो गया इसका। इस स्केलेटन को जो हमारा डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स है 10, दो इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट में डालते हैं, 2 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 10 8, दो इलेक्ट्रॉन्स रह गया। इनके साथ नहीं करेंगे, बॉन्डेड है, चाहे आप यहां लिखो चाहे यहां दो, यहां लिख दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इनको तो ऑक्टेट मिल गया, 4 2 6 2 8 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इस ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम लोग, 4 है शेयर, 4 की कमी है, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लिया। इस ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 2 2 4 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इस ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ये 2 है, 2 4 2 6 8, इनका भी सेटिस्फाई कर दिया। हाइड्रोजन ऑलरेडी डुप्लेट है, सेटिस्फाई हो गया। यानी आप यूं लिख सकते हैं इसे, N सिंगल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया इसका। कभी कभी क्वेश्चन आज भी जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा करेक्ट निकल के आ गया यहां से। अब हम देखते हैं चेक करके, हमें निकालने के लिए कह दे कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ N, N का निकालेंगे। अब ऑक्सीजन में देखिए, ये 3 ऑक्सीजन हैं, हम नंबरिंग कर दें इसे 1 2 3, Fc निकालते हैं सबों का। इस साइड से हम डिलीट कर रहे हैं इसे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम Fc निकालते हैं, Fc ऑन N एटम। फॉर्मूला क्या होगा? V माइनस L माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। V माइनस L माइनस हाफ इंटू S इलेक्ट्रॉन्स। आई नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 5 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन पे चेक करते हैं, कोई लोन नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है टोटल, नो लोन पेयर, इसीलिए हम इसे 0 रखेंगे। माइनस हाफ इंटू S, S का मतलब हो गया शेयर्ड पेयर नहीं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N का L का मतलब हो गया लोन पेयर नहीं, लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए किस चीज को, बच्चे यहां गलत कर बैठते हैं। लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं। S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हम एक नहीं लिखेंगे, पेयर नहीं लिखेंगे। अब हम इसे शेयर्ड को चेक करते हैं नाइट्रोजन के लिए, 2 इनसे शेयर्ड है, 4 इनसे शेयर्ड है, 2 इनसे शेयर्ड है, तो टोटल शेयर कितना हो गया? 8। हम यहां रखते हैं 8, कट कर देते हैं, 2 4 जा 5 माइनस 1 और 4 तो 4,
तो +1 -1 फॉर्मल चार्ज में हमेशा लिखना होता है। अब देखिए नाइट्रोजन का आ गया +1 फॉर्मल चार्ज, जबकि नॉर्मल चार्ज क्या लिखते हैं नाइट्रोजन पे आप N3-। ऑक्टेट के लिए इनको 3 चाहिए, N3-, लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या निकाला हम लोगों ने +1 निकाला। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड नॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज वेरी कर सकता है, डिपेंड्स करेगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर में, स्ट्रक्चर के ऊपर में, लेकिन नॉर्मल चार्ज जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। अब इस तरह से आपको ऑक्सीजन के निकालना है सबका, क्योंकि हर में अलग अलग है, किसी में लोन पेयर ज्यादा है, किसी में लोन पेयर कम है, कोई बॉन्ड पेयर ज्यादा है, कोई बॉन्ड पेयर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन का भी O2- लिखते हैं हम लोग। लेकिन जब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, Fc ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का लेते हैं, फर्स्ट O एटम, फॉर्मूला यही चलेगा V - L -½ इंटू शेयर। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लोन इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट वाले के केस में, हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं, 4 शेयर्ड हैं इसके, 2 2 जा 4, तो 6 -4 -2 6 = 0 = 0। देखिए ऑक्सीजन का 0 आ गया इसमें पहले केस में, जबकि क्या होता है ना ऑक्सीजन का -2 होता है, डिफरेंस आ गया। उसी तरह से Fc ऑन सेकेंड O एटम, Fc ऑन सेकेंड O एटम। अब सेकेंड O एटम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, V - L -½ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकेंड वाले केस में देखते हैं लोन इलेक्ट्रॉन्स कितना है ना 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर 2 ही है, 2 कट कर दिया, -6 -1 -7 = -1 -1। अब Fc ऑन थर्ड O एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन -½ इंटू शेयर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितना 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स थर्ड वाले के लिए तो 4 है यहां पर भी, तो 4 माइनस शेयर्ड भी 4 है, हाफ इंटू 4, 2 2 जा 4, 6 -4 -2 तो 6 = 0, यहां पर भी 0 आ गया। हाइड्रोजन का निकालना है, लिख दीजिए Fc ऑन H एटम, Fc ऑन H एटम। तो आप देखेंगे Fc ऑन H एटम्स कैसे होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1, लोन इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं 0, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 2 कैंसल, 2 1 जा 2, दैट मींस 1 - 1 = 0। तो हाइड्रोजन का भी क्या निकल के आ गया ना 0। इस तरह से आप Fc किसी का भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रल एटम था, मैं एक कैटायंस और एक एनायंस का भी केस लेता हूं, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस दे देंगे, एक एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन हम वो भी प्रैक्टिस के लिए भी लेंगे, ये प्लीज नोट करना है, आप 2 सेकंड में नोट कर लीजिए। हम एक एनायंस ले रहे हैं, ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए CO3 2- SO4 2-, ऐसा कोई एनायंस आ जाए, NO3 2-, NO2 माइनस, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, ये निगेटिव है सारे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम तरीका है, कोई चेंज करने की बात नहीं है।
देखिए कहां पर चेंज करना है थोड़ा सा, जैसे CO3 2O केस के लेते हैं, हम फर्स्ट काउंट कर लेते हैं इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके लिए क्या है? अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 होता है, ऑक्सीजन 6, 3 ऑक्सीजन है, और ये जो चार्ज है वो यहीं पर हम उसको ऐड कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो ऐड होगा, पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंस वाले अवेलेबल वाले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 2, तो 6 3 जा 18, 24, टोटल आ गया 24। अब इनको ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए? फॉर ऑक्टेट, क्योंकि सारे ऑक्टेट ही फॉर्म करेंगे, डुप्लेट तो करेंगे नहीं, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए यह डुप्लेट ही फॉर्म करेंगे। तो कार्बन को चाहिए 8, ऑक्सीजन को भी चाहिए 8, और 3 है ये। यहां पर चार्ज कोई मायने नहीं रखता रिक्वायरमेंट में, वहां पर हम कोई काउंट नहीं करते हैं, काउंट करते हैं तो सिर्फ अवेलेबल वाले प्लेस पे। तो 8 से 24, 32 आ गया इसको, यानी 32 की रिक्वायरमेंट है, बट अवेलेबल क्या है इसके पास? 24। तो कितने की शॉर्टेज आ गई, कितने की डिफरेंस आ गई? तो वो डिफरेंस देखते हैं हम लोग। डिफरेंस 32 माइनस 24, तो 8 का डिफरेंस आ गया। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हम उसको शेयर कराएंगे आपस में। तो हम पहले स्ट्रक्चर ले, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक है सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर नीचे जहां भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले 2 2 4 2 6 दो दो करके तो शेयर करा दिया, 2 बचते हैं हमारे पास, इधर रखे, यहां रखे, यहां रखे, आपकी मर्जी है जहां भी आप रखना चाहते हैं। देखिए अब कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन का हम चेक कर लेते हैं, 4, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसको 6 की कमी है। अब माइनस चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड वाले पे आप लिख सकते हैं यू माइनस, नहीं तो आप ब्रैकेट डाल करके सीधे ऊपर ब्रैकेट होल 2 माइनस कर सकते हैं। हम यूं लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स को, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, यू रिप्रेजेंट कर लेंगे, डेरिवेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है ये। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह से इसे हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब ऑक्सीजन को भी नंबरिंग करना है, आप नंबरिंग कर सकते हैं। इन दोनों का तो सेम चलेगा, सेकेंड और थर्ड का, ये हम फर्स्ट वाले के लिए डबल होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फर्स्ट वाला, बाकी ऑक्सीजन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर भी इक्वल, शेयर पेयर भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर सेम आएगा, बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा ऑक्सीजन का। हम पहले कार्बन के निकाल लेते हैं, Fc on C atom, Fc on C atom। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, माइनस लोन इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं 0, माइनस हाफ इंटू शेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कितना कार्बन के लिए, तो 2 2 4 और 4 8 शेयर कर रहा है, 2 4 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस ऑक्सीजन का जो सेकेंड और थर्ड है, Fc ऑन फर्स्ट O एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन माइनस हाफ इंटू शेयर्ड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का 6 होता है, लोन इलेक्ट्रॉन्स तो 4, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी 4, 2 2 जा 4, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0,
यानी डबल बॉन्ड के साथ यदि है तो ऑक्सीजन का 0। अभी हम लोगों ने सब में निकाला है। एप्सिलॉन एफसी ऑन सेकेंड एंड थर्ड ओ एटम, एफसी ऑन सेकेंड एंड थर्ड ओ एटम्स। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड के ऊपर में क्या है ना, इसके साथ 6 लोन इलेक्ट्रॉन भी 6 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड है 2, 2 कैंसल 1 तो 6 माइनस 6 और -1 तो 7 इक्वल टू -1 आ गया। तीन दोनों का -1 आ गया। तो रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन पूछ देते हैं या फिर सिंगल का भी पूछ देते हैं निकाल के, व्हाट इज द एफसी ऑन सेंट्रल एटम। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका आंसर इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी रेस्ट इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए, डाउट आए तो पूछिए, इनको आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए इन पार्ट्स को। ये मैंने कर दिया सॉल्व। अब हम एक केटायंस ले लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम एक केटायंस का लेते हैं NH4+, ऐसा कोई भी आ जाए, H3O+, कोई भी केटायंस आ जाए कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड की केस में हम लोग कैसे इसको सेम तरीका काउंट करेंगे। रिक्वायर्ड अवेलेबल क्या है, अवेलेबल भी नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, केटायंस है 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 8। अब इसको रिक्वायर्ड कितना है ऑक्टेट के लिए, रिक्वायर्ड नाइट्रोजन को 8 चाहिए, हाइड्रोजन को डबलेट चाहिए 2 इंटू 4, 8 4 2 जा 8 16 चाहिए इसे। अब देखिए डिफरेंस क्या है इसके, डिफरेंस 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। स्ट्रक्चर N H H H H पॉजिटिव 8 है, दो दो शेयर करा देंगे, हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको एफसी निकालनी है, एफसी ऑन एन एटम, सेंट्रल एटम है एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इंटू माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे इसका वैलेंस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन का 5 माइनस लोन 0 है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड है 8 4, 5 माइनस +1। हाइड्रोजन सबका इक्विवेलेंट है Fc ऑन H एटम, V माइनस L माइनस हाफ इंटू S। ठीक है, क्या आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 माइनस लोड इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड कितना है ना हाइड्रोजन का, एक के लिए निकालेंगे आप तो 2 है शेयर्ड, 2 2 कैंसल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, कैप्सी आ गया 0। इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज अब आप लोग निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो अभी एंट्रेंस में कुछ दिन लेटेस्ट आया हुआ है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। वो क्वेश्चन है व्हाट फॉर्मल चार्जेज are present in the molecule C6H5 C triple bond N
O. Option first, n is -1 and C is +1. Option second, n is +1 and C is -1. Option third, O is -1 and C is +1. Option fourth, O is -1 and N is +1. ये क्वेश्चंस है. What are the formal charges present in? अब ये ऑप्शन है हमारे. देखिए हमें यहां पर चलना है C6H5 जो स्ट्रक्चर है हम सेटिस्फाई कर लेते हैं उसे. C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है. ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है, यहां पर 2 है. अब इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी सेटिस्फाई, इसका भी सेटिस्फाई है. क्लियर? हमें ऑप्शन के ऊपर में चलना है. हम पहले N को निकाल लेते हैं और O को निकाल लेते हैं. 2 से हमारा आंसर क्लियर हो सकता है. N का निकालते हैं Fc ऑन N एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन. N पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 5. लोन इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है, 0. माइनस हाफ इंटू शेयर्ड कितना है? 6 और 2 8. कट कर दो, 2 4 जा 5 -4 इक्वल टू +1. क्लियर? अब देखिए N +1 यानी B पॉसिबिलिटी आ रहा है आपको, या एक पॉसिबिलिटी यहां पर DP आ रहा है. हम O को चेक कर लेते हैं. Fc ऑन O एटम. फिर हम C को भी चेक कर सकते हैं. तो फॉर्मूला यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स कितना है C के ऊपर में? कुछ भी नहीं, 0. सॉरी, ऑक्सीजन पे चल रहे हैं तो 6 है. माइनस शेड इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है? 2. कैंसिल कर लो. 4 -6 और -1 -7. नहीं सॉरी, ऑक्सीजन पे तो 6 होता है. तो 6 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन भी 6 ऑक्सीजन पे, और तो -6 -1 तो 7. कितना आ गया ना? -1. तो आंसर देखिए कहां पर हमारा आ रहा है? डी वाले पोर्शन पे आ रहा है आंसर. आंसर हमारा डी हो गया. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन आप फॉर्मल चार्ज के ऊपर में निकाल सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर्मल चार्ज के ऊपर में, आप यूं क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा. तो फॉर्मल चार्ज टॉपिक से आई थिंक अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कर लेंगे. मैं कुछ क्वेश्चन न्यूट्रल का दे देता हूं आप लोगों को निकालने के लिए. HClO4 HNO2 H3PO4 O3 H2SO4 HNO3 इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज के ऊपर में आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, वह क्वेश्चंस आप आसानी से फॉर्मल चार्ज को आप डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, तो हम लोग का यहाँ पर टॉपिक आज फिनिश है. हालांकि मैं बहुत डिटेल चला गया, मैं कल से कुछ शॉर्ट करूंगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को इस पे सॉल्व कराऊंगा. तो कल से कोशिश करेंगे हम लोग कि थ्योरी पार्ट थोड़ा सा फटाफट आपको लिखने के बजाय मैं एक्सप्लेन कर दूं और क्वेश्चंस नंबर पे हम लोग आ जाएं. तो आप ये कर लीजिए. आज कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे. कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट्स और फजांस रूल. तो फजांस रूल मैं एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा. लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, वैसे बहुत सारे हम लोग को रुक सकते हैं. तो दैट इज कि कल से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा लेंगे और कल क्वेश्चन भी हम लोड कर देंगे आपको.
बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का दे देंगे टॉपिक वाइज, और कुछ हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो वो दोनों आप प्रिपेयर करते चले जाइए चैप्टर वाइज। आई थिंक विद इन 30 डेज हम लोग एक अच्छे खासे पोजीशन में होंगे। जो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत सारे बच्चे छूट गया था, तो आई थिंक हम लोग इतने दिनों में केमिस्ट्री के अंदर में एक ग्रिप बना सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं। ओके गाइज, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सर आयनिक बॉन्ड वाला एक बार टॉपिक रिवाइज करवा दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड से पहले एक बार। आयनिक बॉन्ड्स मेनली डिपेंड्स करता है कैसे फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कर सकता है? तो जो मेटालिक वाले पार्ट्स होगा उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 2 3 होगा, जैसे सोडियम NaCl बना, तो Na प्लस और Cl माइनस होता है। Na प्लस Cl, तो Na का जब हम स्ट्रक्चर राइट करते हैं या कॉन्फ़िगरेशंस को राइट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन Na 281 होता है और Cl 287 होता है। कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं आप, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 7 है, ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए। ये इनको ट्रांसफर कर देगा, यानी ये जो Na एक इलेक्ट्रॉन्स है वो Cl का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां ट्रांसफर कर देंगे इसे, तो इनका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा, और इनका भी ऑलरेडी 2 8 आ गया, और इनका भी क्या हो गया 2 8 8 आ गया। ठीक है, तो ये 2 8 8, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस। या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पुअर कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट्स, बट गुड कंडक्टर होते हैं इन मोल्टेन और लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशंस के लिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके कंडीशंस हैं। ये कंडीशन यदि मैच कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, और भी कोई डाउट निकले आप पुट करेंगे।